तो हर्षदा के पास चला जाए। अल्ट्राटेक सीमेंट पहला स्टॉक, हर्षदा क्या अपडेट्स? कंपनी बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन पर काफ़ी समय से जोर देती आई है और इन्होंने दो अलग अलग एरियाज में 2.7 MTPA के प्लांट्स कमीशन कर दिए हैं। एक छत्तीसगढ़ में है, एक तमिलनाडु में है और इसके बाद कंपनी की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 151.6 MTPA पर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, कंपनी ने पिछले साल ही कहा था, इनफैक्ट जून 22 में कहा था कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहेंगे और उस समय 22.6 MTPA की कैपेसिटी एनहांसमेंट का प्लान था। उसी का हिस्सा दरअसल ये दो प्लांट्स कमीशन हुए हैं। अगले 3 साल में 32,400 करोड़ तक का निवेश कंपनी अपने प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाने में फोकस में रखेगी। साथ ही साथ इस समय कंपनी की एक्सपेंशन कैपेसिटी को लेकर जो प्लान्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है लगभग 35.5 MTPA का अक्रॉस 16 लोकेशंस। साथ ही साथ कंपनी ये केशोराम सीमेंट के एक्विजिशन को भी पूरा करती हुई दिखाई देगी। जब वो हो जाएगा तो कंपनी की जो ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी है वो बढ़कर 198.2 MTPA के आसपास आती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी की पूरी तरह से फोकस है कैपेसिटी बढ़ाने की और उसी पर दरअसल 2 और प्लांट नए कमीशन हो चुके हैं। इसी पर दरअसल मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है जो आप लोग सुबह में डिस्कस कर रहे थे और टारगेट यहां पर 12,000 का दिया गया है। क्विकली सेठ साहब, अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स पे कैसा प्लेस? फंडामेंटली तो खैर एक ब्रोकरेज को पसंद आ रहा है, टेक्निकली कैसा? जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अगर इसमें देखा जाए तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और आशीष जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर, स्पेसिफिकली 100 डेमा के ऊपर और 10 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है अगर आज कोई डिप आए, लगभग 9900 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर वहां तक कोई डिप मिलती है मॉर्निंग में तो लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 9800 और मुझे लगता है वहां से स्टॉक अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी फिर रिज्यूम करेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 10,200 टू 10,300। 2 से 3 दिनों का ये लक्ष्य है। ओके, चलिए अब बिजनेस अपडेट्स आए, कहीं Q4 के, कहीं फाइनेंशियल ईयर के। हर्षदा कौन कौन से? कई सारे अपडेट्स आए हैं। इसमें शुरुआत मेटल कंपनियों के साथ करेंगे क्योंकि कल मेटल्स में एक अच्छा खासा फ्लेवर था। तो नैल्को का आप Q4 का अपडेट देखेंगे। इनफैक्ट FY24 का अपडेट है राधा ये। कंपनी कहती है कास्ट मेटल प्रोडक्शन 4.63 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहा है, जहां पर मेटल सेल्स 4.7 लाख मीट्रिक टन के करीब रही और साथ ही साथ बॉक्साइट एक्सकेवेशन करीब 76 लाख मीट्रिक टन के करीब रहा है। ये नैल्को की बात हुई। साथ ही मैंगनीज और भी आप रेडार पर रखिएगा। कंपनी ने FY24 के लिए रिकॉर्ड प्रोडक्शन अपनी हिस्ट्री में अचीव कर लिया है। उस लिहाज से अगर आप देखें साल दर साल 35% का इजाफा है प्रोडक्शन में, 17.56 लाख टन का और इन्होंने दरअसल प्रोड्यूस किया है और सेल्स में भी लगभग 30% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 15.36 लाख टन की सेल्स रही हैं। हिंदुस्तान जिंक रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन 6% बढ़कर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 1% का ही इजाफा है। माइंड मेटल प्रोडक्शन में करीब 11% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। सेलेबल सिल्वर करीब 4% बढ़ा है साल दर साल। माइंड मेटल प्रोडक्शन अगर आप पूरे साल के लिहाज से देखें FY24 में 2% बढ़कर आया और रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन करीब 3% बढ़कर आया। ये मेटल कंपनियों के अपडेट हुए हैं। अब आते हैं बैंकों पर। बैंकों में अभी अभी यस बैंक का डिटेल आया है तो वो भी मैं आपको मेंशन करके बता दूं। डिपॉजिट करीब 10.1% बढ़कर 2.66 लाख करोड़ पर आया है यस बैंक के केस में। साथ ही साथ एडवांसेस में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 2.23 लाख करोड़ ये है और कासा 14.7% बढ़कर आया है। धनलक्ष्मी बैंक पर भी नजरें रहेंगी। एडवांसेस 5.5% बढ़कर आए हैं, डिपॉजिट्स में 6.8% तक की ग्रोथ है, टोटल बिजनेस में 6% से ज्यादा का इजाफा और कासा 2.8% बढ़कर आया है। गोल्ड लोन बिजनेस में करीब 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली है Q4 के महीने में, तो Q4 के तिमाही में, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। भारत फोर्ज और जेना एक्सेल्स के लिए हालांकि डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। वहां पर लगातार आपको याद होगा पिछले 4 महीनों से नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री है वो घट रही है और मार्च के महीने में भी ऐसा ही देखने को मिला। ये तो 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पर नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक बिक्री कम हुई है। मंथ ऑन मंथ करीब 33% तक की गिरावट है, यानी कि जहां पर पहले 25,700 यूनिट्स इन्होंने बेची थी पिछले महीने, मार्च के महीने में 17,300 यूनिट्स ही बेच पाए हैं। तो वो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है
और अगस्त 23 के बाद ये पहली दफा है कि 20,000 के नीचे दरअसल वो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। ये सभी वो Q4 या फिर मंथली अपडेट्स हैं जिस पर आज नजरें रहनी चाहिए। ठीक बात, रखिए इन कंपनीज को रडार पे। धनलक्ष्मी बैंक दरअसल क्यू ऑन क्यू भी देखिएगा, वो एकदम ही फ्लैट है। बैंक्स को हम क्यू ऑन क्यू भी देखते हैं, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस। भारत फोर्ज की चर्चा कर ली जाए। सावंत साहब, यार ये अगर कुछ बहुत बिजनेस आता है क्लास 8 से और वहां पे नए ऑर्डर्स ठंडे पड़ते ही चले जा रहे हैं, और पिछले फरवरी भी ठंडा था तो इस बार भी और ठंडा पड़ गया है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे लेकिन ये स्टॉक? तो आशीष जी, अगर भारत फोर्ज को हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे जो रिसेंट लोज बने थे कुछ हफ्ते पहले, वो 1070 के आसपास, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 1070। और मुझे लग रहा है डेली चार्ट पे भी ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई डिप मिले तो पोजिशनली जो बाय करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस से छेड़खानी मत कीजिए, वो 1070 ही रखिए, क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर ये सस्टेन करे तो आपको कंफर्टेबली 1240-50 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं, जो कि एक रेंज की ऊपरी लेवल है। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसका चार्ट मानस आप रेडी रखना, आता हूं आपके पास। खबर है इंटरेस्टिंग सी। हर्षदा, क्या अपडेट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के? कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया आशीष। 5,000 करोड़ कंपनी रेस करना चाहती है QIP के जरिए। फ्लो प्राइस जो है वो लगभग 510 रुपए प्रति शेयर के आसपास है, यानी कि कल की क्लोज के लिहाज से 6% के डिस्काउंट पर यह आता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी क्या करने वाली है इस रकम का, यह समझना जरूरी है। साथ ही ध्यान रखिएगा 6.27% तक की इक्विटी डाइल्यूशन होती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर QIP के बाद। कंपनी बेसिकली कुछ अपने आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को रीपे करना चाहती है, JSW न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहती है, और बाकी रकम ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब TV18 के हवाले से अपडेट है कि कतर बेस्ड एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है जो JSW न्यू एनर्जी में हिस्सा लेना चाहता है, इसीलिए उस बिजनेस को और कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक बनाना चाहती है और खुद भी निवेश करती हुई दिखाई देगी। उस पर्सपेक्टिव से दरअसल आपको ये फंड रेस पढ़ना है। माइनस चार्ट्स पे कैसा भाई जेएसडब्ल्यू एनर्जी? कल बड़ा दमखम दिखा रहा था, QIP आया, डिस्काउंट पे आया, लेकिन जो इंटरनल खबर आ रही है, फंड्स का इस्तेमाल, इनके आम में कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड, इन सब खबरों के बीच में स्टॉक प्लेस्ड कैसा है दरअसल? देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं। हाई टॉप हाई बॉटम्स ऑलरेडी बन रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है कल। मेरे ख्याल से इस ब्रेकआउट के बाद आपको करीब 610 630 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 70-80 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, अगर मिल जाए तो 519 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 610 और 630 के टारगेट सेट करिए पोजिशनल बेसिस पे। पोजिशनल बाय है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। चलिए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा, बाकी क्या क्या रडार पे? जी एंटरटेनमेंट रेडार पर रहेगा आशीष। यहाँ पर डेवलपमेंट ये निकल कर आ रही है, जो कंपनी के MD और CEO हैं पुनीत गोयनका, उन्होंने कहा है कि वो 20% वॉलंटरली अपनी रिन्यूमरेशन को कम करना चाहेंगे। ये बेसिकली कदम स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि कंपनी अब अपने बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहती है, फिजूल खर्ची को कम करना चाहती है। ये पुनीत गोयनका ने साफ कहा था। वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि फ्रूगल अप्रोच रहेगी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। उसी के मद्देनज़र 20% तक का वो सैलरी में कट लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछले साल इनकी सैलरी 35 करोड़ थी, तो 7 करोड़ का कट, इनकी सैलरी अब 28 करोड़ के आसपास रहेगी। इससे पहले भी इन्होंने दरअसल अपने कुछ बिजनेसेस में खर्चे कम करने की बात की है। एक पर्टिकुलर आर्म है जहां पर इनोवेशन पर काम होता है, वहां पर ड्रास्टिक खर्चा कट हुआ है। इन्होंने ये भी एक इंटरव्यू में डिटेल तौर पर कहा था कि कोई भी इकाई जो परफॉर्म कर नहीं रही है और जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उसको धीरे धीरे करके हाइव ऑफ भी करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं ये सैलरी कट कितने काम आता है। जी एंटरटेनमेंट, ठीक है भाई, तो बैन में भी नहीं है, पूछ लेते हैं। सतपुते साहब, जी एंटरटेनमेंट चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, मुझे लगता है चार्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी रिकवरी इज ऑन कार्ड। मुझे लगता है जिस तरह से ये मोमेंटम आ रहा है, कम से कम इसका जो टारगेट अगर आप देखें तो जो चार्ट पे दिखता है वो है करीबन 170-174 का। इनफैक्ट कल का अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखें तो लॉन्ग एडिशन है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर छोटा मोटा डिप भी मिल जाए, यानी 150 के आसपास 154 का कल का क्लोज है, तो जो 4-5 रुपए का डिप भी मिल जाए,
ये एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक ₹5 का स्टॉप लॉस 145 का मेंटेन करे और सामने मुझे लगता है 170 175 का मिनिमम टारगेट लेके काम करे। इनफैक्ट ये बाय लिस्ट में था लेकिन पता नहीं ये स्किप हो गए। चलिए इधर वे डिस्कस हो ही गया, तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच जी एंटरटेनमेंट को लेकर। इस बीच एक और स्टॉक रडार पर रहेगा, वो है लिस्टेड स्पेस में भारतीय एयरटेल, क्योंकि इसके आर्म जिसमें भारतीय एयरटेल का 70% स्टेक है, भारतीय हेक्साकॉम, उसका 4,275 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। 542 से 570 रुपीज का प्राइस बैंड। ये भारतीय हेक्साकॉम टेलीकॉम एज अ स्पेस, उसमें सिलेक्टिव सर्कल्स में ऑपरेशन राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के। ये बिजनेस है कैसा, पैसा लगाना चाहिए या नहीं, सबके जहन में बड़ा सा सवाल होगा। इसी उलझन को दूर करने के लिए हमने SMIFS के शरद अवस्थी साहब को बुलाया, जिन्होंने एक रिपोर्ट भी लिख डाली थी इस पे। अवस्थी साहब, कैसा लग रहा है ये अब इसको भारतीय एयरटेल से कंपेयर करूं तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है उसके साइज में। वोडाफोन लॉस मेकिंग है, तो समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं जिस पे ऑफर कर रहे हैं सही है नहीं है, क्या करना है, आप लोग का क्या मन बन रहा है? देखिए, बेसिकली सिंपल तरीका ये होगा कि आप समझिए कि जैसी ग्रोथ भारती में है, भारती माइनस अफ्रीका बिजनेस, आप समझ लीजिए कि भारती हेक्सा है। और लार्जली राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स दो ही हैं। राजस्थान तो मैच्योर सर्कल है इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम डेंसिटी, बट ब्रॉडबैंड और फाइबर पेनिट्रेशन में मुझे लगता है काफी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में अक्रॉस टेलीकॉम दिखनी चाहिए, उसका फायदा इसको भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके की योजनाएं बनी है, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे लगता है वो एक सरप्राइज पैकेज रह सकता है। बट सिंस वहाँ पॉपुलेशन उतनी बड़ी है नहीं, तो बहुत बड़ी ग्रोथ टोटल बिजनेस को वहां से शायद नहीं मिले। लेकिन एज अ पॉकेट मेरे हिसाब से वहाँ ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फाइबर भी, इन टर्म्स ऑफ टेली डेंसिटी भी। तो दोनों सेगमेंट्स अच्छे करने चाहिए, दोनों एरियाज, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही। और कंपनी में ग्रोथ जो आपकी आएगी, बेसिकली अगर आप आरपू देखें पिछले 3-4 साल में 130-35 से बढ़ के 195 के आसपास आ गई है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। नॉर्थ ईस्ट में तो लार्जेस्ट है, राजस्थान में भी सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट है, वहाँ सेकंड लार्जेस्ट है। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली वहाँ पे भी पिकअप है। तो लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे पहले स्टेज में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरपू इंप्रूवमेंट्स बॉटम लाइन को केटर करेंगी, और सेकंड लेवल पे आप ये उम्मीद करिए कि जो FTTH या ब्रॉडबैंड है वहां से बहुत बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए। तो 3-4 साल के लिए ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। अगले 2 साल ज्यादातर मॉडल्स भारती के लिए भी 50% की CAGR मान के चल रहे हैं। तो हिस्टोरिकल नंबर्स पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट जब आप 40-50% की CAGR की उम्मीद करते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि अगले 2 साल में अर्निंग्स लगभग डबल हो जाएगी। तब वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच नहीं लगती, और जो वैल्यूएशन मिलेगी मेरे हिसाब से वो भी उसी ग्रोथ को एडजस्ट करते हुए मिलेगी। तो मतलब पैसा डाल दिया जाए, सब्सक्राइब कर दिया जाए, है ना वसी साहब? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है भाई। तो ये बढ़िया ग्रोथ है, इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट आरपू है, लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, EBITDA मार्जिन्स में लगातार इंप्रूवमेंट है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स में है राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के, जहां पे स्कोप है भाई। सब्सक्राइब का मन SMIFS का बनता हो। शरद जी, थैंक यू सो मच। रखिएगा भारतीय एयरटेल को भी रडार पे, खैर उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। पहले हर्षदा के पास चला जाए और बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से? आशीष, पेंट कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सब रेडार पर रहेंगी, क्योंकि $89 के आसपास कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है आज। और एविएशन शेयर भी आप रेडार पर रखेंगे। अनुपम रसायन ने इनफैक्ट कल एक अपडेट दिया, एक LOI साइन किया है वर्थ 743 करोड़। अगले 7 साल तक एक जापानीज कंपनी को ये 2 एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में दरअसल सप्लाई करने वाले हैं, जो कमर्शियलाइज फ्लोरिनेशन प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये फिलहाल अपडेट अनुपम की तरफ से आता हुआ। और सनटेक रियल्टी, ये बेसिकली अपनी एन्युटी इनकम कमर्शियल पोर्टफोलियो में बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है बेनेट एंड कोलमैन के साथ, जहां पर 2 लाख स्क्वायर फीट with a rental capacity of 300 rupees per square feet per month on a carpet area basis, ये कंपनी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुकी है। 2000 करोड़ तक का एनुअल टेन्योर 29 ईयर्स का है, उतना रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आशियाना ने इनफैक्ट आशियाना अमारा फेज 3 प्रोजेक्ट
440 करोड़ में बेच दिया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट रेडार पर रखेंगे, जहां पर 5 अप्रैल को बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज टैक्स पेनल्टी 447 करोड़ की असेसमेंट या 1819 के लेन के हाथ लगी है। वेदांता के हाथ करीब 186 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भी आया है। रखिए ये तमाम स्टॉक्स रेडार पे, और अब वक्त हो चला है एक ट्रांजिशन का। हमने मुनाफे की तैयारी पूरी कर ली, सेकेंडरी हो प्राइमरी हो सब चर्चा कर डाली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।